सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का मास्टर प्लान जैसे हमने वॉल पे लिखा है, एशिया कप के लिए टीम का सिलेक्शन हो गया है। अब उस सिलेक्शन के लेकर जो है तमाम बातें हो रही हैं। उस सिलेक्शंस का थोड़ा सा एनालिसिस हमने भी किया कि भाई किस तरीके से टीम जो है चुनी गई है, उसमें क्या कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो निकल के आते हैं। एक बड़ी नोटिसेबल सी बात निकल के आई है कि 7 खिलाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसका क्या मतलब है, इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ में सिलेक्शन के बाद अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। अच्छाइयाँ कम होती हैं, बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि भाई क्या बुरा हो गया, क्या कर सकते थे जो नहीं किया है। तो कुछ पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए, वो दिखाएंगे। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सर हम जानते हैं कि जो मौजूदा क्रिकेटर होता है वो खुद तो बोल नहीं सकता, वो उसका कोई बड़ा भाई की तरह हो, कोई मेंटोर की तरह हो, वो उससे बुलवाता है या उसको बोल देता है। फिर मुझे लगता है कुणाल चेक एंड बैलेंसेस भी रहते हैं। अगर हाँ, एक्स प्लेयर कुछ बताते हैं और अगर आज की तारीख में क्या है ना कि सूचनाओं का जो प्रचार प्रसार है वो इतने ज्यादा माध्यमों से है कि आप आंख बंद करके नहीं बैठ रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव को या गौतम गंभीर को या शुभमन गिल को ये नहीं पता होगा कि श्रेयस अय्यर को टीम में ना चुने जाने को लेकर क्या चल रहा है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये ठीक है। अगर पूर्व प्लेयर्स कुछ कहते हैं, हमें एक माध्यम की तरह से बताना भी चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि वो सारे बड़े नाम हैं। बिल्कुल जी, और उनके बारे में बताएंगे एक एक करके क्या उन्होंने बोला है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मगर शुरुआत टीम इंडिया के मास्टर प्लान के साथ करते हैं। जो एनालिसिस हमने किया उसको हम आपको दिखाते हैं पॉइंटर्स के जरिए कि क्या है इस 15 सदस्यीय टीम के अंदर एक जो मोटा मोटा निकल के आ रहा है। एशिया कप की टीम में भारत के पास 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं, मतलब कि 7 जो बल्लेबाज है जो लेफ्ट हैंडर्स हैं। और यूएई की पिच को देखते हुए ना ये फैसला लिया गया, क्योंकि अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उसके अनुभव आपके साथ हैं। प्लेइंग 11 में कम से कम 4 लेफ्ट हैंडर्स को टीम कैरी करने की कोशिश करेगी ताकि वो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहे। लेफ्ट हैंडर्स क्या होते हैं, स्पिनर्स हो गए, खासतौर पर उनकी लय बिगाड़ने का काम करते हैं, और क्या पूरी गेंदबाजी यूनिट का भी, क्योंकि आप टप्पा पकड़ नहीं पाते हो। अगर दूसरा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो टप्पा पकड़ना गेंदबाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये चीजें जो है ना, अब जब बोलते बोलते भी याद आ रहा है कि जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई थी तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो रोहित शर्मा ने रिवील नहीं करी थी। वो बोल रहे थे भाई हमें पता है कि किस तरीके से होता है, और आपका अनुभव गौतम गंभीर का भी उस टीम के साथ ही थे, भी अनुभव साथ में ही है। तो 7 लेफ्ट हैंडर्स को जानबूझ के, मतलब कि एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के हिसाब से भी देखा गया है। ये नहीं कि भाई किसमें कितना कैलिबर है, वो तो है ही, मगर ये भी देखा गया कि भाई हमारा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जब हम 11 पे उतरेंगे तो ऐसा ना हो कि भाई फिर सिरे से राइट हैंडर्स आ रहे हैं, वो बीच में एक लेफ्ट हैंडर, 2 लेफ्ट हैंडर होंगे ना, तो थोड़ा सा बैलेंस जो है वो यहां पर बना रहता है। अब ये 7 लेफ्ट हैंडर्स कौन से हैं पहले ये दिखा देते हैं, फिर इस पर जो है चर्चा करेंगे अच्छे से। 7 लेफ्ट हैंडर्स आपको टीम में दिखाते हैं। 15 सदस्य दल तो हम आपको दिखाई चुके एक एक करके। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, चेंज कर दें स्लाइड, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव का भी इसके अंदर नाम है। चलो जी, अर्शदीप और कुलदीप तो क्या ही बल्लेबाजी का उनका आप उसमें करोगे, मगर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह को अगर आप मिक्स ऑफ थिंग्स में ले लो, तो आपकी बैटिंग लाइनअप में जो आप 7 या 8 नंबर तक लोगे, आप 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स रखने की कोशिश करोगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जो साफ नजर आ रही है। हाँ कुणाल, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी है, ये शायद वक्त की मांग भी है। अगर आईपीएल में भी देखेंगे तो टीमें इस तरह का इक्वेशन लेके जाती हैं कि हमको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले, ताकि उन पिचेस पर जहां स्पिनर्स थोड़े प्रभावशाली हो सकते हैं आप उनको ना होने दें, उनको सेटल ही ना होने दें कि वो अपना टप्पा पकड़ें, जैसा आपने भी कहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि संभवतः ये एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये वो वाली चीज है। मतलब मैं उल्टी तरफ से पूछता हूं आपसे, क्या अभिषेक शर्मा दाएं हाथ के बल्लेबाज होते तो आप उनको ना चयन करते हो इस वक्त? या क्या रिंकू सिंह अगर दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते, शिवम दुबे अगर दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते, या तिलक वर्मा दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते, तो आप उनको ड्रॉप कर देते ओनली बिकॉज कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं? नहीं। तो इसका काउंटर ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं चुन लिए गए हैं कि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, चुन लो जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर तो पता चला कि आने वाले समय में एकेडमीज में प्लेयर जाएंगे तो वो दाएं हाथ से बैटिंग करना सीखेंगे ही नहीं, वो कहेंगे मुझे बाएं हाथ से सिखाओ जी। एक अलग से कोटा चलता है इंडियन टीम में बाएं हाथ के प्लेयर्स का।
फैक्ट ये है कि ये एक एडेड आपके लिए फायदा है, एडवांटेज है कि आपने एक टीम चुनी, उस टीम में संयोग से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, जैसा आपने भी इस ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया, जो बाएं हाथ से खेल सकते हैं। उसमें से 2 गेंदबाजों को हमने हटा दिया, तो 5 आपके पास प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन मैं इसको अगर डिफाइन करूंगा, इस खबर को मैं अगर आकलन करूंगा, तो मैं कहूंगा कि ये पांचों T20 के बहुत ही धुरंधर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। उसके बाद ये संयोग है कि 5 खिलाड़ी बाएं हाथ के हैं। मैं इसको ऐसे सम अप करता हूं। बिल्कुल जी, उसी तरीके से जो है इसको देखा भी जाएगा। बेसिकली क्या है कि अच्छा आपके पास ऑप्शंस था अच्छे बल्लेबाजों का, उसमें से आपने ना कुछ राइट हैंडर्स और कुछ लेफ्ट हैंडर चुन लिए। वो अच्छे बल्लेबाज पहले हैं, बाद में वो राइट और लेफ्ट हैंडर Exactly. ठीक है, मगर ये है कि वो है और आपके पास अगर वो ऑप्शन है तो आप चुनोगे, आप अपनी तरफ से तो जाओगे ही ना, सब चीजें बेसिस कवर। और लेफ्ट हैंडर बड़े एलिगेंट लगते भी हैं। आप युवराज सिंह का आप कवर ड्राइव अगर देखिए, और जब वो पैरों पर बैठ के शॉट्स खेलते थे, मतलब वो कमाल लगता है, वो आपको बहुत आकर्षित करता है। लेकिन फिर वही वाली बात युवराज सिंह पर भी लागू होती है। युवराज सिंह पहले बड़े क्रिकेटर थे, पहले बड़े मैच विनर थे, उसके बाद वो बाएं हाथ के एक बल्लेबाज थे। वो दाएं हाथ के होते तो भी उतने बड़े बल्लेबाज होते। बिल्कुल जी, मगर यही स्ट्रैटेजी है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, जो कंट्रोल में है वो कंट्रोल करके यहां पर चला जा रहा है। चलिए जी, ये एक एनालिसिस था। इस तरीके के एनालिसिस हम और लेकर आते रहेंगे आपके साथ हर शो के अंदर। अब आ जाते हैं वो टीम सिलेक्शन के ऊपर, वो जो बयानबाजियां हो रही हैं उनके ऊपर। सबसे पहले बात जो है यशस्वी जायसवाल की करेंगे। पॉइंटर्स दिखा दी। यशस्वी जायसवाल एशिया कप की टीम में नहीं है, मतलब 15 में नहीं है, रिजर्व में रखा गया, मतलब मेन टीम में नहीं है, टीम में नहीं है। उनकी अनदेखी पर जो है ना आर अश्विन थोड़ा भड़क गए। यशस्वी और अय्यर जैसे खिलाड़ी मिलना मुश्किल है, उन्होंने ये बात बोली है, उनका अपना चैनल भी है। और एशिया कप की टीम में नहीं चुने गए थे श्रेयस अय्यर, और वो तो है ही नहीं, वो रिजर्व में भी नहीं है, और यशस्वी जायसवाल जो है वो रिजर्व में है। अब उनका लॉजिक क्या है यहाँ पर, आर अश्विन का लॉजिक क्या, पहले मैं आपको उनका बयान दिखाता हूँ, उसके बाद जो है उनके लॉजिक पे भी आ जाएंगे कि कितना वैलिड है वो लॉजिक। अब यशस्वी जायसवाल के पास एक ही जगह बची है, उन्हें अभिषेक शर्मा की जगह के लिए संघर्ष करना होगा या फिर आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में खेलना होगा। इस फॉर्मेट में उनका औसत 36 का है, स्ट्राइक रेट 165 का है। जायसवाल जैसा खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, वो कभी अपने लिए नहीं खेलता। मैंने कुछ ही बल्लेबाजों को ऐसा करते देखा है, श्रेयस अय्यर भी ऐसे ही हैं। दोनों अपनी औसत के लिए कम और स्ट्राइक रेट के लिए ज्यादा खेलते हैं। अगर मैं जायसवाल या श्रेयस होता तो अगली बार अगर कोई जोखिम उठाना पड़ा तो मैं नहीं लूंगा, मैं अपने लिए खेलूंगा क्योंकि मुझे अपनी जगह पक्की करनी है। ये जो आखिरी के जो लाइन है ना, ये सोच जो है ना, ये बड़ी डेंजरस सी ना, और मतलब विषैली सी सोच लगती है कि भाई अब अगर यही है, पहली बात तो ये जो आखिरी की लाइन है वो इन पे फिट नहीं बैठ रही। ऐसा नहीं है कि भाई ये बाहर इस वजह से कि इन्होंने रन कम बनाए, ये इस वजह से बाहर नहीं है कि भाई इन्होंने रन कम बनाए, मगर अगर ये सोच भी आ जाए ना खिलाड़ी के अंदर कि भाई अब तो मैं अपनी जगह के लिए खेलूंगा, अब तो मुझे और रन बनाने हैं, मेरे नाम के आगे शतक होने चाहिए, तब मुझे सिलेक्टर इग्नोर नहीं कर पाएंगे, या ये प्लांट किया जा रहा है, या ये खुद अगर खिलाड़ी ऐसा सोचने लगे तो ये बड़ा डेंजरस साइन है। इससे अच्छा ये है कि भाई जो टीम मैनेजमेंट है, ये भी बच्चे ही हैं जो दूसरे फॉर्मेट में खेलते हैं या आपके अंडर, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, इनसे कम्युनिकेट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कुणाल, बड़ी बारीक सी लाइन है। देखिए अश्विन जो कह रहे हैं, जिसको आपने कहा कि बड़ी विषैली सोच है या बड़ी घातक सोच है, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप एक टीम गेम के लिहाज से सोचेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बड़ी थिन लाइन है। क्या ऐसा खिलाड़ी सोचते नहीं है? ऐसा तो नहीं है, खिलाड़ी सोचते तो हैं। उनको पता होता है कि अगर रन नहीं बनेंगे तो फिर वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और अगर रन बने तो हर बार जब सिलेक्शन कमेटी के सामने नाम जाएगा और नाम के साथ जाएगा कि 400 रन, 500 रन या 600 रन एक सीरीज में है, तो उनको उसका वेटेज मिलेगा। अब इसमें एक बीच का रास्ता है। मेरे ख्याल से अश्विन शायद वो कहना चाह रहे हो या नहीं कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तय करता है कप्तान के ऊपर। आप किस तरह से अपने साथ में वो जो 11 प्लेयर आप मैदान के भीतर लेके जा रहे हैं, और अगर एक 15 को आदर्श मान लिया जाए स्क्वाड, तो उन 15 को आप साथ लेके जा रहे हैं, मतलब आप टीम बस से लेके और जितनी देर आप खेल रहे हैं ड्रेसिंग रूम के हिस्से तक, वो आपके लिए आपके हम साया, हम निवाला, हम प्याला टाइप के दोस्त हैं वो सारे जी। अब अगर आप रोहित शर्मा जैसे कप्तान हैं और अगर आप जाकर कहते हैं कि देखो, अगर किसी ने अपने रन की फिक्र की, अपने शतक की फिक्र की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, चेतावनी देते हैं और खुद जाके वो वही काम करते हैं, खुद वो 40s में आउट होते हैं, 80s में आउट होते हैं, जब जाकर बल्लेबाज अमूमन 40 के बाद स्लो करता है, हाफ सेंचुरी पूरी कर ले, 80 के बाद स्लो करता है, 100 पूरा कर ले। रोहित शर्मा अगर वो ड्रॉप कर देते हैं
तो फिर अपनी टीम में, उनकी टीम में बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा, आप अपने लिए खेलें या टीम के लिए खेलें। लेकिन अगर आपकी टीम का कप्तान असुरक्षित है और अगर वो जाकर वहां पर सबसे पहले अपने रन बना रहा है कि यार मेरी कप्तानी बची रहे, क्योंकि मेरे रन रहेंगे, कप्तानी बची रहेगी और मैं टीम में बना रहूंगा, तो फिर ये होता है। ऐसा नहीं है, मैं ये अश्विन के इस आरोप को कह लें या ये बात को कह लें कि खिलाड़ियों के मन में नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर खिलाड़ी ये देखेंगे कि हमारा कप्तान भी जो है ना वो अपने रन के लिए पहले जा रहा है, अपने शतक के लिए पहले जा रहा है, तो फिर खिलाड़ी भी जाएगा ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, वो भी इंसान है। उसको भी पता है कि क्रिकेट के खेल में आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद जब उसका करियर खत्म होगा तो उसके साथ उसके रन्स ही होंगे और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी। अब इसमें सर एक छोटा सा लॉजिक है, इससे पहले हम दूसरी चीज पे आए। वो लॉजिक ये है कि भाई जो हमने पहले भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया है कि भाई T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर रोहित शर्मा ओपनर होते हैं, यशस्वी जायसवाल को बैकअप रखा जाता है। अब आप चीजों को अपसाइड डाउन टर्न कर देते हो। अब जब रोहित शर्मा नहीं है तो यशस्वी जायसवाल की जगह बननी चाहिए थी, आपने उनकी जगह नहीं बनाई, चलो ठीक है। आपने 1 साल से जो क्रिकेटर नहीं खेल रहा था, आप उसको लेके आए, आपने वो ना सिर्फ वो जगह उसको दे दी, उसको उप कप्तानी भी दे दी। हाँ, क्योंकि इसीलिए देखिए उसका भी बड़ा एक सॉलिड रीजन है। यहां किसी की ट्रेन नहीं छूट रही है, सबको ये समझना पड़ेगा। और किसी के साथ मैं गिनाऊं ऐसे एक लंबी लिस्ट, कुणाल 100-150 नाम तो गिना दूंगा यहां बैठे बैठे, जो बेचारे इंडिया के लिए खेल ही नहीं पाए। ठीक है, और बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, उनके बारे में बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कह दिया कि यार कैसे नहीं खेल पाए। यहां ऐसा नहीं है। यशस्वी जायसवाल के लिए अगर हम मान लेते, मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन वो T20 खेलेंगे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, एग्रेसिव प्लेयर है, अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। लेकिन उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अभी इस वक्त मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा नाम शुभमन गिल हो चुके हैं, और जब शुभमन गिल मुझसे बड़ा नाम हो चुके हैं तो उसके लिए उनको ज्यादा अगर तरजीह दी जा रही है, थोड़ी वेटेज दी जा रही है, तो मैं या तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊं और या फिर मैं कहूं कि नहीं, मैं टेस्ट में रन बनाता रहूंगा। टेस्ट फॉर्मेट जो है मेरे लिए, और टेस्ट फॉर्मेट कोई छोटा मोटा फॉर्मेट होता है कुणाल, आप ये वही वाली बात है, इससे तो बड़ा ही है बहुत बड़ा है। आप T20 खेलकर एक खिलाड़ी बता दीजिए कोई जिसको ग्रेट कहा गया हो, एक नाम मुझे बता दीजिए कि ये ग्रेट प्लेयर है। कभी नहीं, वो नहीं होगा। ग्रेट प्लेयर हमेशा टेस्ट खेल के होगा। यशस्वी जायसवाल ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं टेस्ट खेल के, T20 खेल के नहीं बनने वाले। और ये वैसा ही है कि जैसे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को एक उदाहरण दे देता हूं। दोनों को आचरेकर सर ले जाते थे एकेडमी में प्रैक्टिस कराने के लिए। सचिन को 3 तरह की विकेट पे कराते थे, विनोद कांबली को नहीं कराते थे, एक ही तरह की विकेट पे कराते थे। विनोद कांबली ने एक दिन पूछ दिया उनसे कि भाई ये आप ऐसा क्यों करते हैं, ये तो मुझे लगता है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ वो हो रहा है, आप उसको 3 तरह की विकेट पे खिलाते हैं, मुझे नहीं खिलाते। उन्होंने पलट के जवाब दिया कि उसको 3 तरह के विकेट पे खेलने की जरूरत है, तेरे को जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे नहीं खिलाता हूं। यानी कहीं ना कहीं टैलेंटेड थे। रिजल्ट क्या रहा, खत्म कहां हुए, अभी हम आप मतलब जानते हैं, दुनिया जानती है कि क्या हालत है आज विनोद कांबली की और क्या हालत है सचिन तेंदुलकर की। आप खेल है बॉस, यहां पर आप जब तक उसमें थोड़ा सा अपने आप को ना हमेशा तैयार नहीं रहेंगे सेक्रीफाइस करने के लिए टीम गेम में, तो फिर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, हाय मैं ड्रॉप हो गया और हाय मुझे नहीं मौका मिला। कुछ नहीं होना है, आप उल्टे रास्ते पे चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यशस्वी जायसवाल को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल जी, क्रिब करने की जरूरत जो है वो यहाँ पर नहीं है। चलिए जी, अगली खबर पे आते हैं या अगले बयान पर आते हैं। अक्षर पटेल की बात करते हैं। पहले अक्षर पटेल के बारे में बता देते भाई, मोहम्मद कैफ ने जो है ना उनकी उप कप्तानी लेने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा गलत तरीके से जो है ना ये अक्षर से उप कप्तानी ली गई है। 71 T20I मैचेस उन्होंने खेले हैं, 531 रन बनाए हैं, 71 विकेट उनके नाम है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनको उप कप्तान बनाया गया था, वाइस कैप्टन बनाया गया था। IPL में लोग जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स की वो कैप्टनसी की उन्होंने और अच्छी कप्तानी उन्होंने यहाँ पर की। क्या बोला मोहम्मद कैफ ने, एक बार दिखा दे जी। मुझे उम्मीद है कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने के बारे में पहले ही बता दिया गया होगा और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं मिली होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानकारी नहीं मिली होगी। अक्षर ने कोई गलती नहीं की है, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। अब वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई उसे हटाने की वजह तो बताओ कि आपने उसको क्यों हटा दिया। ये मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं। मैं ये इस पे नहीं जा रहा कि भाई आप वजह बताओ, मगर ये है कि हाँ, जो उनका सेकंड लाइन है ना कि भाई उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं मिली होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली होगी। मैं ये मुझे नहीं पता, मैं किसी से पूछने भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अक्षर पटेल को ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं मिली होगी। ठीक है, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम की आप
500 बुराइयां कर लीजिए, हो सकता है 500 बुराइयों में 250 बुराइयों में मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस टीम में सबसे अच्छी चीज जो आई है पिछले कुछ समय में वो है कम्युनिकेट करना। आप कम्युनिकेट करते हो, और इसीलिए इस टीम में अगर आप देखेंगे वो ड्रेसिंग रूम में तमाम हमने आपने कितनी कहानियां रिजेक्ट की है ना, जो अखबारों में छपती हैं और देश के बड़े अखबारों में छपती हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में तो ऐसा हो गया, वहां पर उसने ऐसे कर दिया, मतलब लगता है कि सामने पड़ जाए तो दूसरे की कॉलर पकड़ के मारने न लग जाए। ऐसी कहानियां लिखी गई, और खास तौर पे तब लिखी जाती है जब टीम अच्छा नहीं कर रही हो, क्योंकि तब वो मसाला बिकता है। हमने आपने कितनी बार डिसाइड किया कि नहीं, हम ये स्टोरी नहीं चलाएंगे, इसीलिए क्योंकि हमको पता है ये बेसलेस बात है। अगर इतना ही बुरा मतलब माहौल होगा टीम का ना, टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर वही होगा जो 2007 में टीम वहां हुआ था वर्ल्ड कप में, जहां पहले राउंड में बाहर हो गए थे, क्योंकि उस वक्त वाकई टीम में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े थे। मैं राहुल द्रविड़ की कप्तानी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उस वक्त एक खेमा सौरव गांगुली का था, एक खेमा जो है वो ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ का था। तो इसलिए वैसी कोई स्थिति नहीं। अक्षर पटेल को बाकायदा कम्युनिकेट किया गया होगा कि हम इस वजह से ले रहे हैं उनको, क्योंकि हमने उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया है, हम चाहते हैं कि T20 में हम उनके साथ जाएं, वो हमारे अब अगले बिग थिंग है। तो इसलिए, और फिर कुणाल उप कप्तानी क्या होती है, मुझे कोई जरा समझा दे, ऐसा कौन सा मतलब पद है पहले, और विदेश दौरे में तो उप कप्तान अनाउंस भी होता था पहले, होम सीरीज में तो उप कप्तान अनाउंस भी नहीं होता था, अगर आपको याद हो तो ये कोई ऐसा, और जो ज्यादा उप कप्तान बना ना वो फिर वो लंबी देर तक कप्तानी नहीं कर, और कप्तान क्या है मतलब ये भारतीय टीम जहां पर कितनी बार ऐसा होता था कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा मैदान में है, लेकिन कप्तानी लगता था विराट कोहली कर रहे ना ऐसा हुआ हो तो मुझे बताइए। तो क्या है कप्तानी? कुछ नहीं है कप्तानी सिवाय इसके कि आपके लिए एक हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, लेकिन उप कप्तानी पर इतनी डिबेट मुझे लगता है कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, इस पे बाल की खाल निकालने वाली बात जो है ना, उसका कोई समझ नहीं आता। चलिए जी, एक और बयान पे आते हैं, हरभजन सिंह के। पहले बयान दिखा देते हैं, वो भी एक खिलाड़ी की जो है मतलब बोल रहे हैं कि भाई उसको लेते तो ज़्यादा ठीक था। मुझे लगता है कि सिराज का नाम भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। सिराज ने हालिया सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। सिराज को अगर एशिया कप की टीम में शामिल किया जाता तो टीम और भी मजबूत दिखती, गेंदबाजी यूनिट और भी मजबूत दिखता। मुझे लगता है कि सिराज का एक्स फैक्टर सिलेक्टर्स को नजर नहीं आया। अब किसको क्या ही बोलोगे भाई, ठीक है, आप कहने को तो आप ये भी बोल सकते हो भाई शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, आपने उनको तो रख लिया, वो बल्लेबाज हैं। सिराज ने परफॉर्म किया, आपने उनको नहीं रखा, वो गेंदबाज हैं। अब इसका तो कोई अंत नहीं है, मगर जो सीधी बात ये है कि सिराज T20 आई के अंदर उतने ज़्यादा कारगर, उतने ज़्यादा फिट जो है वो आईपीएल में भी नजर नहीं आए, और ये लंबा चौड़ा उन्होंने आईपीएल खेल लिया है। अब वो अर्शदीप नहीं है जिन्होंने उस छोटे फॉर्मेट में लगातार बहुत अच्छा किया हो, शायद इसी वजह से। मगर बज्जी बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई इनाम देना ही था तो बल्लेबाज को दिया तो गेंदबाज को भी दे देते। उसमें भी एक पेच है। देखिए, कल जब अगरकर ने, हम लोगों ने शो पर चर्चा भी की थी कि अगरकर ने साफ साफ कहा कि जसप्रीत बुमराह हमको हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को आप सिराज के साथ जोड़कर देखिए। आज की एक तो पहली बात आपने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि T20 में जो किफायती इकोनॉमी वाला जो मामला होता है, वहां सिराज का हाथ थोड़ा सा खुला हुआ है, रन थोड़ा दिल से देते हैं। बिल्कुल, पहली चीज, चलिए उसको हटा देते हैं, अभी इग्नोर कर देते हैं अगर विकेट ले रहे हैं तो। लेकिन अब अगर जसप्रीत बुमराह आपको हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहिए, तो फिर वो जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट मैच है उनका क्या होगा? वहां के लिए भी तो आप अब, और हमेशा बॉलर्स तो पेयर में चलते हैं कुणाल, बॉलर्स कभी भी हंटिंग पेयर कहा ही जाता है ना। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, एशिया कप खत्म होगा, वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज है। अब अगर वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज में आप जसप्रीत बुमराह को पहले मैच में आराम देते हैं, तो पहले मैच में आपने बुमराह को भी आराम दे दिया, सिराज को भी आराम दे दिया, तो फिर खेलेगा कौन? तो आपने यहां एशिया कप के विंडो को सिराज को कहा कि भाई अब ऐसा करो, तुम इसमें रेस्ट ले लो, क्योंकि तुम वहां पर लगातार मैचेस खेल के आए हो, एक लंबा स्ट्रेच करके आए हो, जिस पर इतनी चर्चा हुई है। मतलब अब ये वही वाली बात है जो हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं ना कि फूफा की नाराजगी, कि खिला दो तो दिक्कत, ना खिलाओ तो दिक्कत। कुछ दिन पहले तक ये भी नैरेटिव था ना कि भाई सिराज के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं होती, और प्लेयर्स नहीं कहा, आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर सबके वर्कलोड की बात होती तो उनके वर्कलोड की बात क्यों नहीं होती। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आगे भी नहीं चल पाऊंगा, पीछे भी नहीं चल पाऊंगा, बीच में भी नहीं चल पाऊंगा, अरे कहीं तो चलूंगा मैं। तो मुझे ये पता है कि जब
आप सिलेक्शन करने बैठते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे हाथ आपके बंधे होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे इतने नंबर के साथ ही जाना है, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कुणाल। ऐसा नहीं कि एशिया कप के लिए टीम चुन दी उसके बाद क्रिकेट जो है भारत में खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो आपको प्लेयर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि वो अगर उन 25-30 खिलाड़ियों के ग्रुप में हैं तो वो रोटेट होकर कोई टेस्ट में बेहतर कर रहा है टेस्ट खेलेगा, कोई टी20 अच्छा कर रहा है टी20 खेलेगा, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, जिनको बोर्ड समझता है, जिनको सिलेक्टर समझते हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। और ऐसे कोई 1 2 3 नाम ही हो सकते हैं, हाँ, ऐसे बहुत सारे नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बीसीसीआई का A+ 30 प्लेयर आते हैं ना, 29-30 प्लेयर होते हैं, क्या सब A+ वाले में होते हैं? नहीं ना, तो जो A+ के आपके खिलाड़ी हैं वो खेलेंगे, क्योंकि उनको तभी वो A+ दिया भी गया है। चलिए कोई नहीं, ये सिलेक्शन है जी, इसके अंदर दोनों किस्म की बातें होती ही हैं, कोई ना कोई फूफा बना ही रहेगा। हाँ, ये बना ही रहेगा। और दूसरा इसमें सिर्फ एक चीज, वो मैं इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करने से पहले बोलूंगा, मैंने ना स्पोर्ट्स के अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर का भी कवर किया, तो मैं एक बार एक पेट्रोलियम मिनिस्टर की बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने चला गया, तो उनसे पूछा गया कि भाई सवाल के क्या ये सही वक्त है पेट्रोल के प्राइस का बढ़ाने का? बोले कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, सही वक्त तो आया नहीं है, कभी नहीं आएगा वो कभी नहीं आएगा। तो वैसे ही सिलेक्शन में जो है ना सब कुछ सही हो जाए ऐसा कभी होगा ही नहीं, उसमें जो है वो कमी पेशियां निकलेंगी until unless all's well that ends well। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो टीम चुनी गई है वो एशिया कप जीते, अपने खिताब को डिफेंड करे, दैट इज व्हाट एवरीवन वांट्स। चलिए जी, अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।